Good afternoon, students. We are back again with a new video of engineering thermodynamics, into which we will discuss about the properties of the system. As you can see that the definition of the properties of the system is written as every system has certain characteristics by which its physical condition may be defined. Such characteristics are called properties of the system. मतलब हर एक सिस्टम की कुछ एक निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू उस पर्टिकुलर सिस्टम की फिजिकल कंडीशन को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। अब यहाँ पर मतलब समझो फिजिकल कंडीशन से मतलब क्या हुआ। अब कोई भी सिस्टम अपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर करते हैं, जैसे ये पेन कंसिडर किया, ये पेन अभी कौन से फिजिकल कंडीशन में है, कौन सी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो स्टेट ही इसके फिजिकल कंडीशन को डिफाइन करेगी। जैसे ये अभी आपको दिख रहा होगा, ये सॉलिड फेज में होगा ना, तो ये सॉलिड फेज में है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसको सॉलिड फेज में बता रही है, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे, ठीक है ना। अब इस पेन का, जिसको अपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम मान रहे हैं, इस पेन का इस टाइम पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, कुछ ना कुछ इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा, कुछ ना कुछ इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, ये तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, ये तीन चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रही है, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स इस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने वाली है। इसलिए इस वजह से इसको क्या बोला गया है, प्रॉपर्टीज़ बोला गया है। किनको प्रॉपर्टीज़ बोला गया है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन समझ में आई आपको। एवरी सिस्टम हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हर एक सिस्टम की कुछ ना कुछ निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके थ्रू इस सिस्टम की, जैसे ये सिस्टम मान रखा ना, इस सिस्टम की फिजिकल कंडीशन को इजीली डिफाइन किया जा सके, ठीक है ना। और उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दीज ऑल आर मैक्रोस्कोपिक इन नेचर। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो सारी की सारी किसको, उनका नेचर क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक नेचर की होती है। वो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस होता है, ये लास्ट क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल मोलिकुलर लेवल पर जाकर के स्टडी करना, और मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होगा, एक पर्टिकुलर स्पेस को कंसिडर कर लिया किसी भी सिस्टम में, उस स्पेस के अंदर जितने भी मोलिक्यूल्स आ रहे हैं उनकी एक साथ स्टडी करना मैक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाती है ना। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखो, दीज ऑल आर मैक्रोस्कोपिक इन नेचर। दीज ऑल आर कौन, प्रॉपर्टीज़ आर मैक्रोस्कोपिक इन नेचर। मतलब प्रॉपर्टीज़ अपन यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, प्रेशर को बोल रहे हैं, टेम्परेचर को बोल रहे हैं और वॉल्यूम को बोल रहे हैं। तो वॉल्यूम आप किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नहीं बताओगे, एक स्पेस कंसिडर करोगे, उस स्पेस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है उसको बताओगे, है ना। अब टेम्परेचर भी किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नहीं होगा, उस पूरे स्पेस में जितने सारे मॉलिक्यूल होंगे उनका टेम्परेचर होगा। ऐसे ही प्रेशर की वैल्यू को अगर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक दूसरी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़ आर द कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं, जैसे अभी तक आपने एक प्लेन के ऊपर आपने XY डायग्राम बनाया होगा ना। यहाँ पर मैं जो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ वो XY प्लेन के ऊपर किसका डायग्राम बना रहा हूँ, किस के बीच में डायग्राम बना रहा हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके Y एक्सिस पे मैंने प्रेशर ले लिया और इसकी X एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, ठीक है ना। अब मैंने एक पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब इस पॉइंट की पोजीशन को किसके थ्रू डिफाइन करेंगे अपन, इसके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, है ना। सपोज करो इसके कोऑर्डिनेट्स अपन, जैसे XY प्लेन होता तो उसमें X1 Y1 लेते थे, यहाँ पर PV प्लेन है तो इसके अंदर अपन कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, इसके P1 V1, ठीक है ना। इसको दे दिया पॉइंट 1। तो ये जो पॉइंट 1 जो शो कर रहा है, इस पॉइंट 1 की जो स्टेट है वो, अब पूछें कि कोई सब्सटेंस है या कोई भी क्या बोलो सिस्टम है, वो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना है। तो मैंने ये पॉइंट है ना, ये सिस्टम की स्टेट को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, और इस सिस्टम की स्टेट को कौन डिफाइन कर रहे हैं, वो उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करेंगे। और यहाँ पर अपन कोऑर्डिनेट्स से किसको बोल रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को बोल रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किससे शो होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज से शो होंगे, या तो प्रेशर से होंगे, प्रेशर वॉल्यूम से होंगे। जो डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम का बना रखा है मैंने, अगर ये डायग्राम टीवी के बीच में होता है यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम से अपन डिफाइन करते हैं, और ये डायग्राम अगर P और T के बीच में होता तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर से डिफाइन करते हैं। तो क्या हुआ, ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होगा, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ आर द कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये देखो कोऑर्डिनेट दिखा रखा है, टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम।
अगर ये कोऑर्डिनेट आप अगर डिफाइन कर देंगे ना तो अपन इस पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, या फिर वो गैस के अंदर है। ठीक है ना, समझ में आया। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। जनरली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का दूसरा नाम है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, ये नाम भी आपको याद रखना है। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो मास पे डिपेंडेंट नहीं है उन प्रॉपर्टीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को अपन क्या बोलेंगे, इंटेंसिव। और जो प्रॉपर्टीज़ मास पे डिपेंड करेगी उसका नाम होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगा। ठीक है ना, तो अपन पहचाने हैं कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है और एक्सटेंसिव कौन सी है। तो उनके एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे रखे हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के जो एग्जाम्पल हैं वो है प्रेशर, टेम्परेचर, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, जिसका एग्जांपल है डेंसिटी, कोमा स्पेसिफिक एनर्जी, थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन और स्पेसिफिक हीट। ये जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं ये सारे किसके एग्जांपल हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल कौन कौन से होंगे, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, डिपेंडेंट ऑन मास होगी, मास पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है ना, इसके एग्जांपल क्या है, मास हो गया खुद भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी होंगी, एनर्जी में भी कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। उसके अलावा हीट कैपेसिटी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ पर आती है कि अपने को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, इनको याद कैसे रखें, है ना। तो उनको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज़ करो मैंने एक क्या ले लिया, एक फिक्स्ड कोई कंटेनर सा ले लिया, है ना। सपोज़ करो मैंने एक कंटेनर सा ले लिया, ठीक है ना। इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई भी फ्लूइड भर लिया, है ना। फ्लूइड गैसेस फ्लूइड भी हो सकता है और लिक्विड फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने फ्लूइड इसके अंदर डाल रखा है ना। अब फ्लूइड डालने के बाद में अब मैं इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाह रहा हूँ, दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो जैसे इस कंटेनर को मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है तो जो अपने को देखने में उनमें चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज़ करो ये कोई कंटेनर था, इसमें कोई गैस भरी हुई थी जिसका प्रेशर कितना था, 20 मेगापास्कल था, ठीक है ना। जैसे ही मैंने इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया तो क्या प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इधर वाले पार्ट का जो प्रेशर होगा वो इधर वाले पार्ट के प्रेशर के बराबर होगा या उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा, बताओ, ठीक है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर, क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ लग रहा था उतना प्रेशर यहाँ पर भी लगेगा, क्योंकि प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ऐसे टेम्परेचर देख लो आप, टेम्परेचर पहले कंटेनर में जितना टेम्परेचर था दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद में भी टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, जितना टेम्परेचर इधर होगा उतने टेम्परेचर इधर भी होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंटेनर था इसमें कितना कुछ ना कुछ मास भरा हुआ था, इसके पूरे वॉल्यूम में मास भरा हुआ था, उसको मैंने दो इक्वल पार्ट के अंदर मान लो डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में इनके मास अलग अलग हो गए, है ना। तो जिन जिन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मास इस एक मास को दो मास के अंदर डिवाइड करने पर, दो इक्वल मास के अंदर डिवाइड करने पर जिन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उन प्रॉपर्टीज़ को अपन क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। मास पे इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, जो मास पे डिपेंड नहीं करती हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देख लो, दो रेशियो ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कोई भी दो ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि एक्सटेंसिव नेचर की हो, उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक एनर्जी मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, ठीक है ना। मैंने एनर्जी आपको बताया था किस में था, कौन सा एग्जांपल था, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल था। मतलब जो प्रॉपर्टीज़ मास पे डिपेंड करती है, देखो मास पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज़ वापस दिखाता हूँ। मास खुद मास पे डिपेंडेंट है, अगर आप कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो मास आधा आधा हो जाएगा, तो मास भी वहाँ से इफेक्टेड हुआ, वॉल्यूम भी वहाँ से इफेक्टेड हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम भी आधा आधा हो जाएगा। एनर्जी में कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, ½ mv² होता है। तो इसमें मास आ गया ना m, तो जिस फॉर्मूले में मास आएगा ना वो मास पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो ½ mv² मास पे डिपेंडेंट है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला mgh, इसमें भी मास आ रहा है तो ये भी मास पे डिपेंडेंट है। हीट कैपेसिटी देख लो, इसका फॉर्मूला कितना है, मास इंटू c, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट। तो ये भी किसके अंदर आ गया, इसके अंदर भी क्या आ गया, मास आ गया, तो ये भी मास पे डिपेंडेंट है।
ठीक है ना। या एक्सटेंसिव, ये मैंने एक देखो एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, है ना। 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में होगा। जो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी को हिंदी में घनत्व बोलते हैं ना। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, रो इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है ना। मास अपने आप में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम अपने आप में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। ये देखो स्पेसिफिक जिस भी नाम के आगे लग जाता है ना, मतलब उस चीज़ को उन्होंने मास से डिवाइड कर दिया है। तो इसके अंदर एनर्जी में पहले मास था, उसको डिवाइड कर दिया मास से, तो मास से मास कैंसिल हो गया, या 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ गई, उनका रेशियो आ गया, तो उसको अपन किस में काउंट करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट करेंगे, ठीक है ना। और कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास में इंडिपेंडेंट होती है या डिपेंडेंट होती है। देखो इंटेंसिव के नाम में इन आ रहा है ना, इन नाम में इन आ रहा है, मतलब ये मास पे इंडिपेंडेंट है। और एक्सटेंसिव के नाम में इन आता नहीं है, तो वो मास पे डिपेंडेंट रहती है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन देखो, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम को अपन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर तभी बोलेंगे जब वो सिस्टम सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स द इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, मतलब उस सिस्टम में जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वलिटी ऑफ फोर्सेज एंड प्रेशर। जो भी उस सिस्टम के ऊपर फोर्सेज लग रहे हैं, जो भी प्रेशर लग रहा है, वो क्या होना चाहिए, हर जगह पर चारों डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तभी अपन उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, मतलब वो जिन केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर के बना हुआ है वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी उस सिस्टम को आप क्या बोलोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में बोलोगे, है ना। अगर आपका कोई भी सिस्टम इन तीनों इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी उस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखो, इट इज़ ए सब्सटेंस ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन, इट इज़ ए सब्सटेंस ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इररेस्पेक्टिव ऑफ फेज। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, इट इज़ ए सब्सटेंस ऑफ कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन, ऐसा सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है ना। मतलब अगर उसमें नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन का ही बना हो, उसमें ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन का ही हो, पूरा का पूरा, है ना। उसका जो केमिकल कंपोजिशन है जिससे वो मिलकर के बना हुआ है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। जितने वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर रखा है उस सब्सटेंस ने, जितने वॉल्यूम के अंदर वो फैला हुआ है, उस पूरे वॉल्यूम के अंदर उसका केमिकल कंपोजिशन जिससे वो मिलकर के बना हुआ है बस वही होना चाहिए ना, थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, है ना, जिस मिक्सचर में बना हुआ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फेज। वो फेज पे डिपेंड करे या नहीं करे वो उसके ऊपर है ना। उसकी फेज चाहे कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैसेस फेज में हो, या चाहे वो सॉलिड फेज में हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए पूरे वॉल्यूम के अंदर। फॉर एग्जांपल आइस, आइस किससे मिलकर बनी होती है, H2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होती है। आइस का पूरा जिस भी वॉल्यूम के अंदर वो रहती है, उस पूरे वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, उसका H2 का केमिकल कंपोजिशन होगा, है ना। तो इस वजह से एक आइस को अपन क्या बोल सकते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है। लिक्विड H2, ठीक है ना। लिक्विड H2 में भी किसके कंपोनेंट्स है, H2 के कंपोनेंट्स है, हाइड्रोजन है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, ये दो मिलकर के H2 बना रहे हैं। तो इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है थ्रू आउट द वॉल्यूम। स्टीम देख लो, वही इसका क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट है इसका भी, जो क्या बोलते हो आप, केमिकल कंपोजिशन है, इस वजह से इसको प्योर सब्सटेंस बोल रहे हो, ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट देखो मैंने क्या लिख दिया, आइस प्लस लिक्विड H2, ऐसा मैंने लिया है, सब्सटेंस लिया है जो सॉलिड फेज में भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिक्विड फेज में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, सेम है। आइस भी H2 से ही मिलकर के बनती है ना, बस यहाँ पर फेज उसकी क्या आ गई,
सॉलिड फेज आ गई और ये लिक्विड फेज में, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी प्योर सब्सटेंस के अंदर ही काउंट होगा, क्योंकि इसके डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी फेज चाहे कोई भी हो सकती है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन उस सिस्टम का क्या होना चाहिए, सब्सटेंस का सेम होना चाहिए। ऐसे ही बोल सकते हैं अपन लिक्विड H2O प्लस स्टीम, ये लिक्विड H2O है, ये गैसेस, ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये कौन से फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में। इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी अपन क्या बोल सकते हैं, उसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही अगर मैं बोल देता आपको लिक्विड H2O प्लस नाइट्रोजन गैस, तो वो क्या नहीं होती, प्योर सब्सटेंस नहीं होती, उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना थर्मोडायनेमिक स्टेट। थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखो, इट रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है आपका, वो कौन से कंडीशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उस कंडीशन को ही अपन क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ को ही अपन क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में डेफिनेशन आती है, प्रोसेस आती है। प्रोसेस क्या होता है, द चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होना, चेंज होना ही क्या कहलाता है, जिसके थ्रू वो चेंज हो रहा है उसी को अपन क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। देखो सपोज करो ये मैंने कोई पीवी कोऑर्डिनेट ले लिया, इसके अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, इसके अंदर मैंने ये वाला जो ले लिया एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन से स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और इस स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगी, इसकी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है ना। तो इस स्टेट को अपन एक इक्विलिब्रियम स्टेट मान सकते हैं। सपोज करो एक इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने दूसरी ओर ले ली, ठीक है ना, जिसको मैं 0.2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस टाइम पे इसका जो प्रेशर है वो P2 है, और वॉल्यूम है कि उसका कितना है, V2 है, ठीक है ना। तो ये दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जो चेंज आ रहा है ना, वो चेंज किसके थ्रू आ रहा है, इस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन पीवी डायग्राम के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है P1 और इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है P2, तो P1 और P2 एक ही पॉइंट को शो कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है ये, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है ना। एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, एक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस के थ्रू ही एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस का नाम क्या दे दिया इन्होंने, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दे दिया, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पाथ। पाथ क्या होता है, द लाइन ऑफ द कर्व विच इज जनरेटेड बाय जॉइनिंग द टू इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। जो भी आपने कर्व के थ्रू, जो भी आपने कर्व बनाया, जैसे यहाँ पर हमने क्या बनाया, ये कर्व बनाया है ना, इस कर्व की यहाँ पर बात हो रही है। इस कर्व के बाद क्या हो रही है, यहाँ पर देखो, द लाइन ऑफ द कर्व विच इज जनरेटेड बाय जॉइनिंग द टू इक्विलिब्रियम स्टेट। किन्हीं भी दो इक्विलिब्रियम स्टेट को ज्वाइन करने से जिस कर्व के थ्रू अपन ज्वाइन कर रहे हैं, उस कर्व को ही अपन क्या बोलेंगे, पाथ बोलते हैं, ठीक है ना। आया समझ में। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस के दो तो टाइप होते हैं, एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो उनकी डेफिनेशन देखो, अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग, ठीक है ना। एक प्रोसेस को अपन रिवर्सिबल प्रोसेस तभी बोलेंगे जब सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा, तो वो सराउंडिंग के ऊपर उसको कोई भी इफेक्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं ना। और अगर ऐसा सिस्टम है जो कि ऐसे प्रोसेस है जो कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगी और सराउंडिंग पे इफेक्ट डालेगी, और उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये नोट देकर के मैंने लिखा रखा आपको, फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस अकर बोथ फॉरवर्ड पाथ एंड रिवर्स पाथ हैज़ टू बी सेम। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा कि जैसे सपोज करो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुई इस इक्विलिब्रियम स्टेट से, पॉइंट 1 क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट को शो कर रहा है। अब ये पॉइंट 1 से वो पॉइंट 2 पे गया, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए गया, है ना, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका फॉरवर्ड पाथ, जिस पाथ को फॉलो करते हुए गया। अब जब ये
सिस्टम है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा तो ज़रूरत हो ना इस पाथ को फॉलो करते हुए आ सकता है, वो ऊपर वाले पाथ को फॉलो करके भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि जिस पाथ से ये 1 से 2 पॉइंट पे आया था ना, उस सेम पाथ को फॉलो करते हुए अगर वो 2 से 1 पे पहुँचेगा तब क्या होगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे पहुँचेगा, तब वो एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाला। मतलब जिस पाथ से गया है उसी पाथ से वापस लौट आया, मतलब जितनी एनर्जी उसने यहाँ पर खाई थी, खर्च करी थी, उतनी एनर्जी को वापस वो गेन करते हुए वापस पॉइंट 1 पे चला गया, इसने एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला। तो ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा जो फॉरवर्ड पाथ होगा वो रिवर्स पाथ के बराबर होगा, जो सेम होगा, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल के तौर पर देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस का ये पीवी डायग्राम बना रखा है, ये 2 इक्विलिब्रियम स्टेट बना रखी है मैंने यहाँ पर, इक्विलिब्रियम स्टेट 1 और इक्विलिब्रियम स्टेट 2, ठीक है ना। अब वो जाते समय 1 से 2 पे जा रहा है तो देखो इस ए पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, इसका फॉरवर्ड पाथ है, लेकिन वापस आते समय वो किसी दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है, रिवर्स पाथ। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है ना ये एनर्जी, ये एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालने वाला होगा, ठीक है ना। अब सपोज करो इफेक्ट वो क्या डालने वाला होगा वो मैं आपको बात बताऊँगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है ना। बस आप ये देखो कि जितनी एनर्जी के साथ में ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर आया ना, उससे ज़्यादा एनर्जी के लेते हुए ये पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे जाएगा। मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे तो आया तो कम एनर्जी लगी उसको, और अब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है अपने को, ठीक है ना, पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे पहुँचाने के लिए, क्योंकि इसने जो पाथ फॉलो किया है वो इसके ऊपर वाला पाथ फॉलो किया है। और इसके अंडर में, इस प्रोसेस के अंडर में जो एरिया बनाएंगे ना अपन, वो एरिया ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू इस प्रोसेस के अंडर में जो एरिया आएगा उससे, ठीक है ना। ये1A2 इसने जितना एरिया कवर करा है ना, इसने जितना एरिया कवर करा है वो एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू किसके, एरिया कवर्ड बाई प्रोसेस 2B1। 2B1 में ये वाला जो एरिया है ये एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, इस वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, इस वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेथड विच मेक्स द प्रोसेस इरिवर्सिबल। ऐसे कौन से मेथड्स होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाते हैं। उसका सबसे पहला प्रोसेस तो है वो है फ्रिक्शन है, ठीक है ना। फ्रिक्शन क्या होगा, सपोज करो आपने दोनों हथेलियों को रब किया, तो कुछ ना रब करोगे तो कुछ ना कुछ आपकी कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से आपको कुछ गर्म फील होगा और कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस देखने को मिलेगा। अगर आप सपोज करो वापस से जैसे आपने हथेली को रब किया तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर पहुंच गए, अब वापस आप पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे आना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तभी आप 2 से 1 पे आ सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आपकी एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस हुआ था, वो एनर्जी एनवायरनमेंट के अंदर लॉस हो गई, वो आपकी एक तरह से वेस्ट गई एनर्जी, और उस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए आपको बाहर से कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी वजह से आप पॉइंट 2 से पॉइंट 1 पे आओगे, ठीक है ना। तो एक तो फ्रिक्शन होता है जो कि प्रोसेस को रिवर्सिबल बनाता है, दूसरा है हीट ट्रांसफर थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या होगा, जैसे कोई फाइनाइट नंबर हो गया, जैसे सपोज करो हीट ट्रांसफर होगा, कोई एक सिस्टम है आपका, वो उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक सिस्टम है आपका जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, 30 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो हीट का फ्लो 30 टू 20 तो हो सकता है, लेकिन क्या अपने आप 20 टू 30 हो जाएगा, क्या नहीं होगा ना। तो इस वजह से वो क्या हो गया, एक तरह से प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, वो वापस से उसी पाथ को फॉलो करते हुए नहीं आ सकता। अगर आपको वापस लाना है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब थर्ड है फ्री एक्सपांसन। फ्री एक्सपांसन क्या होता है कि आप किसी भी वैक्यूम के अंदर किसी भी गैस को फ्रीली एक्सपांड होने के लिए छोड़ देते हो, है ना। एक्सपांसन आप खुद नहीं करवा रहे, वैक्यूम है उसके अंदर निर्वात है, उसके अंदर कुछ भी किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, आपने गैस को उसके अंदर छोड़ दिया, वो फ्रीली एक्सपांड हो रही है। क्या वापस से गैस वापस से अपने दूसरी पोजीशन को वापस गेन करते वापस आ सकते हैं क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन के अंदर, क्या वो जो फ्रीली एक्सपांड हुई थी वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ सकती है, क्या अपने आप नहीं आ सकती, ठीक है ना। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल है मिक्सिंग ऑफ 2 डिसिमिलर फ्लूइड्स। आप किन्हीं भी 2 डिसिमिलर फ्लूइड्स को आप मिक्स करोगे तो वो मिक्स तो हो जाएंगे इजीली, फिर उसके बाद में वापस उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो 4 एग्जांपल थे ये थे किसी भी प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाने के लिए, ठीक है ना। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नोट्स वगैरह होंगे वो आप मुझे PDF बना करके भेज देना। थैंक यू।